मैं हल्फ उठाता हूं कि मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जिन हालात में मैं इस वक्त यहाँ पे स्टेज के ऊपर आया हूँ, काश कि मैं आपको दिखा सकता। वेलकम टू बस्कर, मैं हूँ अली सलमान। ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ है मेरा ये खूबसूरत पैनल, और आज जो मेरा मेहमान है, आहा वो लाले की जान है, वो पाकिस्तान की शान है, वो खतरे का निशान है। इससे पहले कि मैं उनको बुलाऊं और अपने अजीम डॉक्टर साहब को बुलाऊं, इनसे मैंने ये पूछना था कि जो आपने जो स्पेस मिशन पे काम किया था, वो हम आपसे पूछें कि जब डॉक्टर साहब स्टेज पे आ जाएंगे, प्लीज अपना थ्योरी के वो डॉक्यूमेंट निकाल के रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप सबकी तालीम में तशरीफ लाते हैं हमारे आपके सबके फेवरेट जनाब डॉक्टर यूनुस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये आप अभी जो इंट्रो में बता रहे थे कि मैं पता नहीं किस मुसीबत से निकल के आया हूँ। डॉक्टर साहब आप सोचे, मैं आता हूँ, मुझे वो गाना प्ले होता है, मेरा दिल करता है, मैं डांस कर रहा होता हूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं आ रहा हूँ, हमारा एक दोस्त है शिराज, मैं रात को सोता हूँ तो मुझे कानों में उसकी आवाज आ रही है। लेकिन जो है ना, वो उनको नहीं, टीवी के व्यूअर्स को नहीं पता कि ये गाने वाले इश्यूज हो रहे हैं। नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कानों में आवाज आ रही होती है, उसकी गूंज रही होती है मेरे कानों में। गूंज से याद आए, एक फिल्म थी गूंज, उसमें इनको कास्ट किया गया था। नहीं, मैं एज ए डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था। क्या आवाजें आ रही हैं? क्योंकि जब आदमी जो होता है ना, वो ब्रेक करके फिक्रे बोलने लगता है ना, एक फिक्रा छोड़ देता है, फिर अगला फिक्रा पकड़ लेता है, तो उसको हम एक बीमारी जो होती है तो डायग्नोज करें, दवाई तो मैं इसीलिए मैं क्या, आपको शायद दवाई की जरूरत ना हो। देना मुझे। डॉक्टर साहब आप तो टीवी पे होते हैं, क्लिनिक कितने बजे करते हैं? ये टीवी मेरा क्लिनिक टाइम है। साथ ही चल रहा, इलाज मैं साथ ज़हनी अमराज का डॉक्टर हूँ, अपने मरीजों के साथ खुश रहता हूँ। इससे पहले कि डॉक्टर साहब हम चारों में से अपना सबसे बड़ा मरीज पहचान लें, वक्त आ गया है कि मैं हर मर्ज की दवा को स्टेज पे दावत दूं, डॉक्टर साहब आपकी इजाजत के साथ। बिकॉज जब लेजेंड को बुलाना हो तो दूसरे लेजेंड से इजाजत मांगनी पड़ती है। आपकी मुस्तफा इजाजत है? माय गेस्ट फॉर टुनाइट इज एन एकेडमी, ही इज एन इंस्टीट्यूशन, ही इज अ यूनिवर्सिटी। थिएटर हो, फिल्म हो, टेलीविजन हो, एनी मीडियम ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ही इज अ लेजेंड। पाकिस्तान में जब ड्रामों की, टेलीविजन की, फिल्म की तारीख लिखी जाएगी तो मेरा ख्याल है जो टॉप पे चंद नाम लिखे होंगे उनमें से ये एक है। आई कैन टॉक अबाउट हिम, आई कैन स्पीक अबाउट हिम फॉर आवर्स, बट लेट्स ब्रिंग द लेजेंड टू स्टेज। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर डॉक्टर साहब, आपकी इजाजत से और मेरे दोस्तों की परमिशन से, द वन एंड ओनली मिस्टर वसीम अब्बास। वसीम भाई ने जो एंट्री दी है ना, ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब का ब्याह हो रहा है तो तुसी आए हो तो लिफाफा तो देते हो। हमारी जो है हमारी इतनी पुरानी रफाकत है कि मुझे जो है ना, ये खुशी लिफाफे से ज्यादा है कि वो आए। तकरीबन शादी ही समझ लें। इतना लंबा साथ है। नहीं वसीम भाई, कितना लंबा? वैसे आपकी पहली दफा डॉक्टर साहब से कब मुलाकात? डॉक्टर साहब से मिड 80s में, जैसे डॉक्टर साहब का एक टेलीविजन का सीरियल था जो लिखा था इन्होंने, उसका नाम था हवा। हाँ, तो उसमें यावर हयात साहब उसके प्रोड्यूसर थे। तो मैं टीवी के कॉरिडोर में जा रहा था तो यावर साहब ने आवाज दी कि जानी वसीम जरा गल सुनना। उनका अंदाज था एक बात कर तुसी अगों की कर रहे हो? तो मैंने कहा जी मैं थिएटर कर रहा हूँ। नहीं, तुहानू कोई 2 महीने लिए थिएटर छड़ना पेगा। वाह। तो मैंने कहा कि यावर साहब ऐसा क्या है? बस वो एक प्ले आ रहा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 7th एपिसोड तो ज्वाइन करना है और फिर तुसी ही हो। वाह वाह वाह। ਤੇ ਇਹ बहुत बड़ा एक कैरेक्टर है जरा तुसी करना है। और एंड यू नो उन्होंने मुझे कन्विंस किया। तो फर्स्ट एपिसोड जब आया मेरा, यानी कि 7th एपिसोड था, तो मैंने पढ़ा तो मेरा एक सीन था जिसमें मेरा इंट्रोडक्शन था। तो आई थॉट कि यार ये तो इंट्रो है, अब आगे तो उन्होंने कहा हुआ सारा प्ले ही तुम पे है। सेकेंड एपिसोड आया, एक ही सीन, वही बच्चा, उसी को पढ़ा रहा हूँ। थर्ड आया, एक ही सीन। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता उड़ना मैंने शुरू कर दिया और मैं भट्ट साहब के साथ ना जरा थोड़ा नाराज भी रिएक्ट करना शुरू हो गया। मैं ये यावर साहब को तो मैं कुछ कह नहीं सकता था। आप समझ लीजिए कि उस जमाने में 13 एपिसोड्स ही होते थे। 13वें एपिसोड में मेरा एक सीक्वेंस आया कि मेरा बाप एक बंदे को मर्डर करने के लिए भाग रहा है और वो दोनों गुत्थम गुत्था हैं और ट्रेन आनी शुरू हो गई है और मैंने अपने बाप को पकड़ के साइड पे करना है और उस दूसरे बंदे को पुश करना है। तो जब वो मैं भागा उनके पीछे कि अब्बा रुक जा, अब्बा अब्बा, और वो भाग रहे हैं गन पकड़ के, और उन्होंने कहा अब आपने रिएक्ट करना है कि ट्रेन आई है और आपने उनको फेंका है। तो मैंने अपने बाप को पकड़ा और यूं पुश किया और उसे पांव मारा और वो भी निकल गया। तो यावर साहब आ गए, जानी
इस सीक्वेंस वास्ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸਟ इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी इसमें क्या था वसीम भाई तब से मेरा सर मेरी गल सुनो, तारीख अपने आप को एक दफा फिर दोहरा रही है। यावर साहब की जगह ले लिए बाबर जावेद ने। राइटर सेम दा सेम है। एक 6.5 फुट के बंदे ने क्या एक फिल्म बन रही है ते तेरा सीन है, तू उहदे पर सुपर हिट है। मैं क्या चंदी मेरा काम है, मैंने नहीं एक सीन। उसके बाद वो एक सीन हुआ, रिकॉर्ड हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 3 बैठे हुए रो रहे हैं, एक लाश पई हुई है आगे, तो कोई आए ने 4 लोग चुप के ले गए ने, तो बस वो सीन खत्म हो गया। तो वो दिन है वसीम भाई, सियासत में भी वो एक ही सीन के लिए लोग सिलेक्ट होते हैं कि एक को बचाना होता है, एक को लात मारनी होती है। वही इंपॉर्टेंट सीन है। हाँ जी, वो यावर साहब होते हैं क्योंकि यावर साहब को टेलीविजन पे कोई चेक नहीं कर सकता था और इन्हें भी कोई नहीं कर सकता। अच्छा जदू चले जाते ने फिर चेक शुरू हो जाता है? नहीं, चेक नहीं, वो कैश लेते हैं। तो वसीम भाई ये तो आपने बड़े अच्छे हमें कमेंट्स दिए। अब हमारा सेगमेंट है जो हम आपके सामने प्ले करेंगे, इसका नाम है बोलती तस्वीरें। ओके, हम यहाँ पर कोई भी एक तस्वीर लगाएंगे और आपके कमेंट लेंगे उस तस्वीर के बारे में कि यहाँ पे साहिब तस्वीर के साथ क्या हो रहा है, वो क्या सोच रहा है, क्या हो सकता है वगैरह वगैरह। जी औरतों की इमरान खान। आपने क्रिकेट खेली है इनके साथ? मैंने इनके साथ भी वैसे खेली। अच्छा हो। जो स्माइल कर रही है ना, ऐसा लग रहा है इनको अभी अभी किसी ने कहा है कि बिल गेट्स सिंगल है। इलॉन मस्क का तो पता था, बिल गेट्स का नहीं पता। जी देर आए दुरुस्त आए, कहाँ आए, कौन आए? ये भी बता दूं। वैसे जैकेट के कलर पे आप ये भी कह सकते हैं कि हरा हरा काम में खरा। अभी तो मैं जवान हूँ। जितनी हाइट है पेंट हाउस लग रहा है। जी डॉक्टर साहब, ये तस्वीर क्या कह रही है? तस्वीर कह रही है कि टांग तो हर किसी की टूटती है, लेकिन असल बंदा वो होता है जो टूटी टांग पे भी खड़ा होता है। मेरे ख्याल में ये फैसल जावेद साहब को कह रहे हैं कि मेरी टांग ठीक हो गई, तेरे गाल का जख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से फैसल जावेद साहब सोच रहे हैं कि अब इमरान खान को कॉपी करने के चक्कर में टांग भी तोड़वानी पड़ेगी। तस्वीर अगर आपको खान साहब देख रहे हैं तो कह रहे हैं इंशाल्लाह। खान साहब कह रहे हैं मुझ पे नजर रखो, कहीं तो पहुंचा ही दूंगा। साद रफीक साहब ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? साद रफीक को पता है कि उनके कान में क्या कह रही हैं। और वो कह रही हैं कि आप एक्सप्रेशन ऐसे ही रखें कि जैसे आप हुकूमत कर रहे हैं। मुस्तफा भाई, ये साद रफीक साहब मेरे ख्याल में सोच रहे हैं कि यार ये ट्रेनों में लोटे कौन चोरी कर रहा है। हो सकता है मरियम नवाज ये भी कह रही हूँ इस दफा कैलिब्री फॉन्ट में नहीं लिखना। जी सर जी। वसीम भाई, मेरा ख्याल है ये कह रही हैं कि चाचा जी सब नू पता चल गया असी किवें आए हैं। ये भी कह सकती हैं जब से आप वजीर आजम बने किसी अस्पताल पे छापा ही नहीं मारा आपने। चले जी नेक्स्ट करें। ये शेख साहब क्या कर रहे हैं कान पे घड़ी? शेख साहब घड़ी कान पे लगा के कह रहे हैं कि वो घड़ी है जब तक कान पे ना लगाओ टाइम नहीं बताती। वैसे जिस तरह के इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं शेख साहब ने, इनको सिगार इस वाली उंगली में रखना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि कुर्सी जिस पे बैठे हुए हैं उसमें से कुछ चीज चुभी है, कुछ इस तरह का कुछ हुआ है। पहले टैलेंट के बेस पे बहुत लोगों को कास्ट किया जाता था। क्या वजह है कि अब सिर्फ खूबसूरती या शक्ल और सूरत देख कर ही? इनका जो सवाल है ना उससे बड़ा रेलेवेंट वाकया है वो एक लाहौर में एक होटल में एक पार्टी सी चल रही थी उस जमाने के हिसाब से। तो मेरे वालिद खड़े थे, उनके साथ एक खातून खड़ी थी और एक और सिंगर खड़े थे जो यंग थे। तो दिलदार परवेज भट्टी साहब 2 कप चाय के लेके आए हाथ में उठा के, और एक उन्होंने खातून को दिया, एक मेरे वालिद को दिया। तो वो सिंगर ने कहा कि जी मेरे वास्ते भी ले आनी सी। तो उन्होंने कहा देखो एक खातून है, दूसरे बुजुर्ग ने। तो मेरे वालिद ने कहा कि यार दिलदार मैनू भी खातून ही कह ला, बुजुर्ग ना कह यार। ये जो बुजुर्गी के वाकयात है ना, ये सुनाने बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आपने टीवी के लिए कप में चाय डाल दी या वाकई चाय थी? चाय ही थी। और अब तो हम सच्ची में आपको बात बता रहा हूं कि बारिश लोग इतनी सफेद दाढ़ी, सर जी बचपन तो ड्रामे देख रहे हैं। मैं कहता हूं यार
बचपन से मुझे, मतलब मैं क्या सैगल साहब के जमाने का हूँ या आप कह दिया कि नहीं, ये बात तो मुझे कहनी चाहिए थी। डॉक्टर साहब वैसे आपके पास तो एक पूरी मेमोरी लेन होती होगी ना जब कोई ऐसा मेहमान आता है, या लॉबीज भी होती हैं? नॉस्टैल्जिया, पूरा एक दौर। ये लोग जो हैं ये सिर्फ एक लोग नहीं है, ये अहद हैं, वाह। एक दौर है। तो डॉक्टर साहब ने बात बड़ी अच्छी की, लेकिन अच्छी बात और अगली अच्छी बात के दरमियान वक्फा बहुत जरूरी है। यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस एट बस्कर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे पास एक सच्चा ईमानदार मेहमान आज आया हुआ है, जिसको देख के मुस्तफा और शहजाद बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने जो सुना है और जो देखा है वो उसको हथ में सच्चाई के साथ उसको वो एडमिट करें। बड़ा बहादुर होता है वो इंसान जो सच्चा भी होता है। दूसरों के बारे में सच बोलना बड़ा आसान है, अपने बारे में सच बोलना बड़ा मुश्किल है। आपने 18 फिल्में की। हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। तो वो उनमें से 17 फ्लॉप हुए। और वसीम भाई कहते होते हैं कि मैंने 17 प्रोड्यूसर को अटैक कराया। सर ये सारी 17 फिल्में जो है ये मोहिब मिर्जा साहब बना रहे थे। उस वक्त भी बहुत मोहिब मिर्जा थे। अच्छा एक मैं बात पूछना चाहता हूँ, खूबसूरती जो है वो कास्टिंग में इम्पोर्टेंट होती है। वसीम जब आए थिएटर में कॉमेडी के लिए, तो लोग जो है इनकी जो कॉमेडी होती थी उस पे जो है वो इसलिए नहीं हंसते थे कि यार इतना खूबसूरत आदमी है। कॉमेडी कैसे कर रहा? क्योंकि उस वक्त जितने डिंगे चिब्बे मुंह वाले होते थे वो कॉमेडियन होते थे। तो उसमें आपको कितनी मुश्किल हुई? बहुत मुश्किल डॉक्टर साहब, उसमें बहुत मुश्किल हुई। थिएटर पे एक हीरो कैरेक्टर होता था और कॉमेडी सारी जो है वो मुलाजिम के हाथ में, या जो बाहर से कैरेक्टर्स आते थे जरा वियर्ड से, उनके हाथ में होती थी। मैंने ये सोचा कि यार ये हीरो क्यों नहीं हंसा सकता, इसको भी तो मतलब काम तो यही है ना। 7 साल लगे मुझे लोगों को कन्विंस करने में कि यार मैनू सुनो, मैं भी हंसा सकता। मैं भी हंसान आया, मेरे भी पैसे बदन दो। पता लगा कि देखा, हाँ। खूबसूरती भी इतनी कोई अच्छी अच्छा बात चीज़ नहीं है। हमारे पास 7 साल नहीं है भाई। अली सलमान आप 2030 में फनी होंगे। देखिए मैं 29 तक डील कर लें। मैं मजाक तो करती हूँ, मैं फनी भी हूँ, लेकिन आप लोग नोटिस नहीं करते। अच्छा आपको नोटिस नहीं करते ये? मेरे मजाक को। अच्छा माशाल्लाह ताड़ा भी सेंस ऑफ ह्यूमर उमड़ के आ रहे हैं। देखा, मैंने कहा वरना हम सलमान को कहीं अलग समझा देते हैं, भाई नोटिस किया करो, ये क्या बात है यार। मुझे लगा आप कहेंगे वरना हम सलमान को जानते हैं। ये तो वो हैं जिनको देख के हुकूमत भी नोटिस ले लेती है। अच्छा जी, हुन दसो सर, फिल्म, टीवी और स्टेज आपने काम किया, अगर कुछ लोग अगर इनकी जिंदगी पर फिल्म बनानी हो तो उसका क्या नाम, फिल्म या ड्रामा हो तो क्या नाम होगा? इमरान खान साहब। इमरान खान साहब, आखिर में मैं ये कहूंगा खेलने का शौक रखता हूँ। ये तो आपने कुछ सुना है। आपने भी ये जो आपने कमेंट दिया है ना, खेलने का शौक रखता हूँ, ये तो कुछ सुना है, क्योंकि ये हमने भी सुना है। परवेज इलाही साहब। परवेज इलाही साहब का होना चाहिए करनैल नहीं, जरनैल नहीं, मेरा माही छैल छबीला। इनका नाम ये भी हो सकता है रौला जट। लेकिन ये रौला नहीं डालते, ही इज ऑलवेज अकोमोडेटिंग, इज वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग। तो रौले वाले ये नहीं है सर। हम बेवफा हरगिज ना थे, ये वो चौधरी शुजात साहब को देख के कहते होंगे। ये फिर आप सोच लें। इनको पहले बता दे परवेज इलाही साहब कौन है। ये गुजरात से पिंडी एक डेबू चलती है, ये वो चलाते हैं। गन्स ऑफ गुजरात। उन पे कमेंट कीजिए ना। मैं हाँ तो मैं वरना उनको पता चल जाएगा कि टैलेंट होना कितना जरूरी है। कितना जरूरी है। मैं तो अभी तक सिर्फ शक्ल से ही काम चला रही थी। मतलब खान साहब का तो आपको बड़ा याद रहा, खेलेंगे। खान साहब का किसको याद नहीं होता। परवेज इलाही साहब को आपने कभी मैदान में नहीं देखा? अच्छा जी, वसीम भाई, हमारा एक प्रॉब्लम है, हम लोगों के अंदर ना खामियां ढूंढते हैं। ये हमारा एक नेशनल स्पोर्ट्स भी है मेरे ख्याल में प्रॉब्ली। हम आपको लोगों के नाम बताएंगे, आपने उसकी 1 या 2 खूबियां बतानी है हमें, ठीक है? अभी कमेंट दिया मतीरा के बारे में।
मैं ये सोच रहा हूँ मतीरा किसी भी पोजीशन में हो ठीक है। वसीम भाई चले, ये तो था एक कुछ हमने आपकी तस्वीर ढूंढी, थैंक्स कर्टसी डॉक्टर साहब। अब हम वो तस्वीर आपको दिखाएंगे और आपसे पूछेंगे कि इसका बैकग्राउंड हिस्टोरिकली जरा बताएं। हाँ जी लगाइए, राइट बैक, स्टे विद अस एट बास्केट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वसीम भाई, आपको और डॉक्टर साहब का इतना पुराना साथ है, चूंकि इनका ताल्लुक गुजरांवाला से, तो इन्होंने कभी आपको अपनी उस रिसर्च के बारे में बताया जो उन्होंने गुजरांवाला के चिड़ों पे की हुई है? भाई मैं जो है वो इंसानों का डॉक्टर हूँ, चिड़ों का डॉक्टर नहीं हूँ। मगर गुजरांवाला इज फेमस फॉर चिड़ा एंड पहलवान्स। नहीं, चिड़ा के लिए फेमस नहीं है गुजरांवाला। फिर? गुजरांवाला पहलवानी के लिए फेमस है, तो वहां पे और वहाँ के चिड़े पहलवानी नहीं करते। लेकिन पहलवान चिड़ों के साथ जो करते हैं वो कोई किसी के नहीं, साथ वो नहीं लाहौर के लोग आते हैं चिड़ों के साथ ये सब कुछ करने के लिए। कि लाहौर में कितने म्यूजिक घराने होते थे, कहाँ गए सारे वसीम भाई? ना उनका काम आर्काइव हुआ, ना उनका, तो ये किसने करना था? हुकूमत ने करना था, किसी इंस्टीट्यूशन ने करना था, क्या होना था? देखिए ये तो पीटीवी को करना चाहिए था ना जी, हाँ। ये रेडियो को करना चाहिए था। आप अगर YouTube पर जाएं तो एक शख्सियत है लुत्फुल्लाह खान साहब। मैं ये समझता हूँ कि उन्हें सबसे बड़ा अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो उनकी आर्काइव्स हैं उसमें जो खजाना उनके पास है, और आपके किए हुए काम पढ़ाए जाते हैं दूसरी तरफ। अब अगर पीटीवी तस्लीम कर ले खुद। सीरियसली, और आपने लुत्फुल्लाह साहब का नाम लिया, एक और हमारे पास राजू जमील साहब है, जमीलुद्दीन अली जी, साहब, जी, 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 उन्होंने भी बहुत बड़ा काम अपने पास आर्काइव करके रखा हुआ है, फॉर्चुनेटली। अच्छा चलिए, अली भाई की भी एक काम पढ़ाया जाता है सर कई मुल्कों में कि ये नहीं करना। इधर भी पढ़ाया जाता है। नहीं, इदारों ने पाकिस्तान में बहुत ऑडियो वीडियो आर्काइव रखे हुए हैं, नहीं, सामने लाते हैं। वो सुनाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता। हाँ, वो ऑडियो वीडियोस तो जी अब वैसी है, अब तो उनकी भी वैल्यू खत्म हो गई। अच्छा, आपने देखी भी है यानी? जी, जो मंजरे आम पे आई हैं वो बड़े शौक से देखी हूँ। आखिर हम भी दिल रखते हैं। और बल्कि जो सिर्फ ऑडियो हैं वो भी देखी हुई है। थिएटर आर्टिस्ट को बुला लिया यार, थोड़ा एक्ट आउट तो कर लो। मेरे एक फेवरेट होते थे आगा सिकंदर साहब मरहूम। जी जी, मेरे ब्रदर इन लॉ थे मुझे। अच्छा माशाल्लाह, तो अली जो उनका बेटा है, और वो ग्रेट किड्स, जो नहीं, तो वो जो जमाना था तो उसमें खूबसूरत लोग भी होते थे, खवातीन भी होती थी। तो डॉक्टर साहब हमें कोई किस्सा तो सुनाए वसीम भाई का यार। ये वसीम भाई जो है ये पूरा, उस वक्त ही वसीम भाई होते ये थे। किस्सा खां है। नहीं, मैं तो ये अपने किस्से खुद सुनाते हैं। सुनाए ना वसीम भाई, कोई मतलब नहीं, आप किस किस्म का किस्सा हम सुनना चाह रहे हैं, इसकी नौयत बयान कीजिए। ये जो जिंदगी में जो होता है, बेशुमार फैंस जो हैं हाय वो आपको मिली होंगी, और जो है हर कोई नबील की तरह नहीं होता। असल में ना जी डॉक्टर साहब, उस वक्त ये वाला बेहतरीन दौर नहीं था। अब तो बहुत अच्छा दौर है ना जी। आपने किसी से बात करनी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप फौरन कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जमाने में बड़ा मुश्किल होता था। तो कैसे कांटेक्ट होते थे फिर? सर बस कोई मेहरबानी हो जाती सी। अभी तो कबूतरों से लेके डाकियों तक। उस वक्त भी जो आपके नसीब मुकद्दर में लिखा होता था आ ही जाता। कबूतर के डाकिया। ये तो डॉक्टर साहब वो टाइम में घर पे फोन मिस कॉल आ जाती थी, वो नहीं गोल घंटे, तो सानू में चिपेड़ा पै जाती है सर, कौन कॉल कर रही थी, सानू की पता कौन कॉल। नहीं, वो हमने तो निशानियां रखी हुई थी ना जी कि 2 बेल फोन बंद, फिर हम पास बैठ जाते थे कब उठेंगे और हम उठाएंगे फोन। अच्छा जी, हमारा अगला सेगमेंट है डैश डैश। जरा थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया से आपको बाहर निकालते हैं। हम आपको कोई भी एक क्लिप दिखाएंगे, उसमें कोई साहब कोई बात कर रहे होगे, बीच में कहीं एक बीप आ जाएगा। ओके। तो वो जो म्यूटेड वर्ड होगा जिस पे बीप लगा होगा, आपने बताना है कि उन्होंने क्या कहा। ठीक है जी, प्ले करें जी पहले वाला। हम चले गए हैं ऑस्टेरिटी की तरफ, तो आप में से कोई अपना साहिब हैसियत दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। और साहिब हैसियत से क्या मांग रहे हैं डैश में? कैश ही मांगेंगे और क्या मांगेंगे सब ऐसी ऐसे। जनाब, आप में से कोई साहिब हैसियत डैश दे दे, कुछ डॉलर दे दे। तो डॉलर दे दे। अंडरपास। अंडरपास, शहबाज शरीफ। अच्छा, शहबाज शरीफ फेमस है अंडरपास के लिए। की मांग रहे हैं जी शहबाज शरीफ साहब? मदद ही मांग सकते हैं जी। और क्या मांगना है? आप किस चीज की मदद मांग रहे हैं? पैसों की। मुल्क के लिए? मुल्क के लिए बिल्कुल ठीक है। कुछ मुल्क के लिए, कुछ खाने के लिए।
तो लग रहा है कह रहे हैं आपको साहब हैसियत 1 अरब रुपया भी दे दे तो बड़ा अच्छा होगा। ये भी कह सकते हैं अल्लाह दे ना ते दे दे कोई तो मतलब भला हो जाएगा। मतलब दे मकसद दो मांग कुछ। रहे हैं भाई। बस दे दो कुछ। हालांकि वो कह रहे हैं कि अब हम ऑस्टेरिटी की तरफ चले गए, अगर आप में कोई साहिब हैसियत है बिल दे दे खाने का तो बड़ा अच्छा होगा। ओके। एक मुंडे दा ना वसीम है डैश रज के थोड़ी जी तलीम है। झूठा राज्य के जी। इसका कोई बैकग्राउंड है? ये असल में ये मेरे वालिद ने मेरे चचा से कहा कि कैफी यार मैनू तू ये दस कि ए गाना जड़ा तू ये ते लिखवाया है ये लिखिया किन्ने में? तो उन्होंने कहा जी ये वारिस लुधियानवी साहब ने लिखा है। तो उन्होंने कहा ते वारिस लुधियानवी नू ये बारे च दसिया किन्ने? दसिए। वो उन्होंने कहा कि भाई गाने दे लिरिक्स ते परफेक्ट है। यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं में जाएगा विल बी राइट बैक, स्टे विद अस एट बस्कर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ मौजूद है मोबाइल कटहरे में जनाब वसीम अब्बास साहब। और वसीम अब्बास साहब, हमने आपको मावनत के लिए वकील सफाई की सहूलत पेश की है यहाँ पर। अब हम आपसे सवाल करेंगे जो आप पर इल्ज़ाम है और आप हमें उनका जवाब देंगे और आपकी वकील सफाई आपके डिफेंस में अगर कुछ कहना चाहेंगी तो वो कहेंगी। सर, आप पर पहला इल्ज़ाम ये है कि आप मुंह पर सच बोल देते हैं। मैं मुंह पर सच बोल देता जी हूं? सर। ये इल्जाम है, मैंने तो कभी किसी के मुंह पे सच नहीं बोला। मैं तो हमेशा बात जो है वो अपने दिल में रखता हूं और बाद में बताता हूं कि यार मेरी मजबूरी सी। इस दफा तो मेरे क्लाइंट ने सच बोला। वैसे आपका इल्जाम गलत है। मेरे क्लाइंट सच बोलते हैं लेकिन मुंह देखकर। उससे याद आया, आप पर इल्जाम यह है कि जब नरगिस और मीरा अपने लिए दूल्हे की तलाश में निकलती तो आप खुद को घर में दरवाजे बंद करके दरवाजे के बाहर निकाहनामा टांग देते थे। नरगिस के साथ तो मैंने बहुत काम किया है। मीरा अगर निकले हैं तो मैं क्यों दरवाजा बंद करूंगा जी? मैं सड़क पे निकलूंगा और बार बार उनके पास जाके हॉर्न बजाऊंगा और कहूंगा कि इधर देखो जी, कुंडी ना खड़का। कुंडी ना खड़का। नहीं, ऐसा नहीं है जी। ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं है क्योंकि मुझे उनसे कोई खतरा नहीं है। उन्हें कोई हो सकता है, मुझे कोई खतरा नहीं। माय लॉर्ड, जब तलाश करने वाली टारगेट वेडिंग के मूड में होंगी तो हिफाजती इक़दाम तो लेने ही होंगे ना। आप कैप्टन नवीद के रोल में होते तो आपकी फिल्म हिट हो जाती है। नहीं भाई, वो फिल्म जो है वो हिट तो हो जाती। आप पर इल्जाम है 30 साल पहले आपने ड्रामा दिन में परीजाद वाला कैरेक्टर कर लिया था। आपने इतने साल पहले परीजाद की कॉपी कैसे कर ली? परीजाद की कॉपी मेरा ख्याल है ना मैंने कॉपी की ना उसने कॉपी की। इत्तेफाक है कि वो कुछ थोड़ा कैरेक्टर की नेचर जो है वो मिलती थी, जिसकी वजह से। बट उसने बहुत अमेजिंग काम किया और मैंने स्पेशली उसको फ़ोन किया उसके लिए। और उसको फ़ोन करके मैंने उससे कहा कि एक तवील अरसे के बाद टेलीविज़न पे वो परफॉर्मेंस देखने में मिली है कि जिसने रोक दिया है, जिसने इंसिस्ट किया है कि बैठ के मुझे देखो। तो आई थिंक उसके बारे में मैं कुछ ऐसा नहीं कह सकता। देखिए, जो शख्स अर्जुमन के साथ हीरो आ सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। ये बात सही है जी। आप पर इल्जाम यह है कि आप बड़ी स्क्रीन पर अपनी जगह इसलिए नहीं बना सके कि आप अंजुमन और गोरी के साथ हीरो आते थे और सारी जगह वो घेर लेती थी। वो जी, उनसे तो अंजुमन से तो मुझे बात भी यूं करके करनी पड़ती थी। लेकिन हाँ, 2 फिल्में मैंने की हैं, एक उसके साथ की है, एक उसके साथ की है। और वो दोनों अल्लाह की मेहरबानी से डेड फ्लॉप फिल्में हैं। इसलिए मुझे कोई मलाल नहीं है कि वो किसी ने देखी ही नहीं। कोई देखता तो कोई क्रिटिसाइज करता भी, तुसी करो ही नहीं आए देखने यार, देखना। मेरा मतलब है कुछ मजा आता, कुछ आप उस पर तनकीद करते, तो देखा ही नहीं किसी ने। आप पर इल्जाम है आप हर चीज को बहुत इजी लेते हैं। आपने वसीम अब्बास जैसे बड़े फनकार और डायरेक्टर को बहुत इजी ले लिया। इजी ले ली? मैंने नहीं लिया जी, लोगों ने लिया है। मैं तो कहता हूं कि यार मुझे इतना इजी ना लो, खुदा का वास्ता है। लोग लेते हैं जी इजी। आपको पहली बार मीडिया में काम स्टेज का पर्दा उठाने का मिला।
फिर आप ऐसे हिट हुए कि लोग अपने पर्दे उठवाने के लिए आपको बुलवाने लगे। किन किन पर्दा नशीनों के पर्दे उठवाए गए आपसे? नहीं, वो तो अपनी मर्जी से ही उठाते हैं आप, वो किसी के कहने पे थोड़ा ही उठाते हैं। लेकिन भाई आपने बड़ा बहुत वाकई आपकी रिसर्च बहुत जबरदस्त है, क्योंकि मैंने पर्दा उठाने का काम किया है। सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट प्ले था उसमें उस जमाने में वो मैन्युअली खोलना पड़ता था और मैंने खोलना शुरू किया। मतलब मैं कोई प्ले को असिस्ट किया और 1 महीना मैंने ये किया है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये कोई इल्जाम नहीं। अगर इस्तिगासा के पास कोई इल्जाम खत्म हो गए हो तो मुझसे ले लें। जी कि तुसी मेरे हाल लो क्यों ना हाल लो, आपसे क्यों ले लें? माय लॉर्ड, मुल्जिम वसीम अब्बास साहब पर इल्जाम है कि इनकी मैथ्स इतनी कमजोर है कि नकल किए बगैर कभी मैथ्स में पास हुए नहीं, लेकिन जब किसी प्रोड्यूसर तू पैसे लेने हों तो ताड़ी मैथ्स आहा हा हा परफेक्ट हो जाती। परफेक्ट। ये इल्जाम बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं। वैसे प्रोड्यूसर से पैसे निकलवाने के लिए कोई जहानत की जरूरत नहीं होती, मिन्नत की जरूरत होती है। मेरे क्लाइंट इतने ज़हीन हैं कि ये चाल देखकर चलन बता देते हैं। ये वकील अपने वकील को मैं बताऊंगा शो के बाद। इंडस्ट्री के रिश्ते में आप बाप लगते हैं, हर ड्रामे के बाप हैं आप पर इल्जाम है आपने अपने अंदर का हीरो मरने नहीं दिया और आज की हीरोइन को ऑफ स्क्रीन देखकर आपके अंदर का हीरो जाग जाता है। नहीं, ये इल्जाम है। ये इल्जाम है इसलिए कि वो अब जो बच्चियां काम कर रही हैं वो मेरे बच्चे उतने बड़े हो चुके हुए, इसलिए इतना लिहाज जो है वो मेरे अंदर है। हाँ, मेरे पुराने वक्तों की कोई मिल जाए तो वो खा कितनी ही बूढ़ी क्यों ना हो चुकी हो, फिर हीरो जाग जाता है। वो हीरो नहीं फिर मरता। अब मेरे क्लाइंट इतने भी बड़े नहीं हैं, हुमायूं सईद से तो छोटे ही होंगे। और वैसे भी आजकल मीडिया में पाकिस्तानी मीडिया का 40वां चल रहा है। आपको एक्स्ट्रा 10,000 फीस दूंगा मैं। हुमायूं से ही छोटा कर दिया। इसी पर अगला सवाल, आप पर इल्जाम है कि आपने पहले ड्रामे को महबूबा बनाया, फिर उससे शादी की, अब ड्रामे को बीवी समझते हैं और उसके साथ वही सलूक करते हैं जो हमारे यहाँ बीवी के साथ किया जाता है, यानी उसके साथ रह रहे हैं वो भी बगैर किसी दिलचस्पी के। ड्रामे के जो प्रोड्यूसर है ना जी, हाँ जी, वो हमारे साथ वो सलूक करते हैं जो बीवियों के साथ किया जाता है। हम नहीं कर सकते। आपका इशारा किसी एक प्रोड्यूसर की तरफ है? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ऑर्डर दिलचस्पी लेने में मेरे क्लाइंट कोई कम नहीं है, बस आगे होने वाली चीज दिलचस्प होनी चाहिए। ये ठीक है। इस पे आप कमेंट नहीं करना चाहेंगे? आप पर इल्जाम है आपने अपने ही चिराग में तेल ना डाला, यानी अपने बेटे के लिए इंडस्ट्री में कोई आसानियां ना पैदा की। हाँ, ये बिल्कुल सच है, इसलिए कि मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ऐसा करना चाहिए था। चूंकि मेरे वालिद ने नहीं किया था, इसलिए मुझे भी नहीं करना चाहिए। ये आपकी अपनी स्ट्रगल, आपकी अपनी मेहनत है, आप करें। अगर कामयाब हो जाएंगे तो ठीक है, उसमें जरूरी नहीं है कि आप सिफारिश करते फिरें। सो वो मैं कभी भी बेबीज मामा नहीं बना। वेल सर, आप पर इल्जाम यह है कि आप सेट पे सबसे पहले आते हैं। मैं सबसे आखिर में आता हूँ। गलत कहा आपने, ये सेट पर सबसे पहले आते नहीं, सबसे पहले जाते हैं। वाह, आप पर इल्जाम है कि आप पैसे के लिए काम नहीं करते, सिर्फ अपनी तख्लीकी तस्कीन के लिए काम करते हैं। खुदा की कसम पैसों के लिए यकीन करें आप, ये तख्लीक जो है ना, ये कहीं पीछे रह गई हुई है। महंगाई तो देखो भैया क्या हो गई है। एग्रीड। तो इस वजह से पैसों के लिए पैसे प्लीज भाई, तमाम प्रोड्यूसरान बढ़ाओ भाई, पैसे कम में गुजारा नहीं हो रहा यार। देखे, मेरे क्लाइंट इतना स्क्रिप्ट को नहीं फॉलो करते जितना ये अपने चेक को फॉलो करते हैं। और रखो गिले से भाई। मैं कहना जी, इन्होंने सच्ची गल की थी। अच्छा फिर आप पर इल्जाम है कि आप इतने वहमी हैं कि बिल्ली का रास्ता काट दें तो उस दिन बिल्ली काम पे नहीं जाती। 100% करेक्ट। मैं वाकई इतना वहमी हूँ, मैं वाकई इतना वहमी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। आप पर इल्जाम है कि आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि आप बहुत बड़े एक्टर, बेमिसाल डायरेक्टर और कॉमेडी के बेहतरीन राइटर भी हैं। अल्लाह करे कि ये मुझे कभी भी पता ना चले, वरना मेरा जो सफर है वो खत्म हो जाए। वेल सेड, वेल सेड। मेरे मौक्कल को सबका पता है, लेकिन ये किसी को पता नहीं लगने देते कि कहीं नजर ना लग जाए। ये इन्होंने ठीक कहा है, कई कामों का पता नहीं लगने देते।
आप पर इल्जाम है, आपका एक तरीका वारदात ये भी है कि पहले एपिसोड आपसे अच्छा बहुत कम लोग डायरेक्ट करते हैं। जो ड्रामा अप्रूव होता जाता है, असल वसीम अब्बास सेट से गायब हो जाता है और एक लुक अलाइक वसीम अब्बास सेट पर आ जाता है। देखिए, जब डॉक्टर साहब जैसे राजदार होंगे तो उन्हें सब बातों का पता होगा, और ये इल्जाम बिल्कुल दुरुस्त है। आई एम गिल्टी। मेरे क्लाइंट पेमेंट के हिसाब से परफॉर्मेंस देते हैं, लोटे में दरिया नहीं बंद करते हैं। जितना लोटा होता है उतनी ही परफॉर्मेंस भी देते हैं। दैट इज ऑल योर ऑनर। मुल्जिम या मुजरिम, फैसला आपके हाथ में। वकील सफाई और इस्तगासा के इल्ज़ामात और बातें, और उनके बाद वसीम अब्बास साहब के जो जवाबात हैं, उनके बाद ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है वसीम अब्बास इस मुल्क का एक बहुत बड़ा सरमाया है, और इतना बड़ा डायरेक्टर, इतना बड़ा राइटर और इतना बड़ा एक्टर, हमारा मुल्क उनकी सलाहियतों से फ़ायदा नहीं उठा रहा। और अदालत ये हुक्म देती है कि ये अपनी इन सलाहियतों को बरूए कार लाएं और इनमें जितना पोटेंशल है उससे इस इंडस्ट्री को इस्तिफ़ादा दें। पैसे बनाना जो है वो एक है, लेकिन ये उससे बहुत बड़े आदमी हैं, और अदालत इनको बाइज़्ज़त बरी करती है, इनको सलाम पेश करती है, इनकी खिदमात का एतराफ़ करती है। थैंक यू सर। सर इधर आ जाएं, डॉक्टर साहब, तदमीन आप भी आ जाएं। हालांकि वसीम भाई, फैसला ये था कि आज तक हमने किसी को कभी अंदर कैद नहीं किया। डॉक्टर साहब सुबह इस इरादे से थे कि कोई मौका लबो के इन्होंने पढ़ लिया, लेकिन आपके जवाबों ने डॉक्टर साहब को फोर्स किया। और for all of us here, it is an honor to have you here. आपका जितना काम है, आपकी जितनी जर्नी है, आपका जितना सफ़र है, आपने जितना इस इंडस्ट्री को दे दिया हुआ है, वी आर ऑल थैंकफुल। और जैसे हम कहते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, मगर यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, जितने लोग आपको देख रहे हैं, आपके बहुत बड़े मोतरफ़ है। और ख़वातीनो हज़रात, इससे पहले कि हम जाएँ, खुदा का वास्ता है कि जब किसी को वक्त देते हो तो टाइम पर पहुँचा करो और वक्त की कदर करो, बिकॉज जो वक्त की कदर नहीं करता उसकी कदर वक्त भी नहीं करता। सो बस कर दो। अगर कहीं टाइम दिया होता है, कहीं जाना होता है, ये जिसको मैसेज दिया गया उसको पहुंच गया। आप भी वक्त की कदर करना सीखिए। अपना ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बस जी भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।